जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्लास है। अगर आप भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो और किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट वही पढ़ाऊंगा जो कि किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाला मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और जाते जाते एक प्यारा से कमेंट भी करते जाना ताकि मैं अपनी कमियों को अगले वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, मानव विकास की कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। मानव विकास की कहानी के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। किसको पढ़ते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं बाबू लोग, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि मानव जैसे पत्थरों से धातुओं तक का सफर कैसा तय किया है। मानव जैसे पत्थरों से धातुओं तक का सफर कैसे तय किया है। ठीक है, आगे ध्यान देना बाबू लोग। अगर इतिहास के बारे में बात किया जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जॉन ब्रूस भाई साहब को जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जॉन ब्रूस भाई साहब को जाता है। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला का नाम रखा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा का नाम रखा आद ऐतिहासिक काल, कहने का मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा का नाम रखा ऐतिहासिक काल, कहने का मतलब हिस्टोरिकल पीरियड नाम रखा। हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों को पढ़ेंगे बाबू लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मानव जैसे पत्थरों से धातुओं तक का सफर कैसे तय किया है। अगर बात किया जाए प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। किसी भी तरह का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम लोग पढ़ते कैसे बाबू प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व के आधार पर पढ़ते हैं। किसके आधार पर? पुरातत्व के आधार पर पढ़ते हैं। कहने का मतलब आर्काइलॉजी के आधार पर पढ़ते हैं। पुरातत्व के आधार पर पढ़ते हैं ना, आर्काइलॉजी के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है बाबू लोग। और आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग इसमें देखते हैं कि लिखित साक्ष्य तो है इसमें, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और बात करते हैं ऐतिहासिक काल में तो इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया है। लेकिन हमें सबसे पहले पढ़ना किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बाबू, जो कि अक्सर एग्जाम हॉल में पूछता है, तो इसको भी जानते चलो। ठीक है, तो ध्यान देना बाबू लोग। अगर बात किया जाए इतिहास का जनक किसको कहते हैं, इतिहास का जनक किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा हेरोडोटस भाई साहब को इतिहास का जनक कहते हैं। मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? तो अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना हम लोग एशिया महादेश को कहते हैं। यहां से 3 क्वेश्चन बना क्या? इतिहास का जनक हेरोडोटस भाई साहब को बोले, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को बोले, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को बोलते हैं। और आगे क्वेश्चन इससे बनता है क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक भाई साहब थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हों को ही हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहते हैं। अगर बात किया जाए भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता का नाम है बाबू क्या? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसका नाम क्या है भारतीय पुरातत्व विभाग का? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये बाबू है एमपी के जो राजधानी है भोपाल, है ना। एमपी के राजधानी में है, कैपिटल में। कहाँ? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है बाबू लोग? भोपाल में है। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं बाबू लोग। तो ध्यान देना, प्राग ऐतिहासिक काल को, है ना, निम्नलिखित कालानुक्रम में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को निम्नलिखित कालक्रम में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल। दूसरा का आता है मध्य पाषाण काल। तीसरा का आता है नव पाषाण काल। और लास्ट आता है ताम्र पाषाण काल, है ना। नाम से ही मालूम चलता है बाबू लोग
कि कैसा वो काल होगा, है ना। पूरा पाषाण काल को समय कब से कब तक है बाबू, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का जो समय था उसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का जो समय था उसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। जबकि 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के जो समय था उसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। और 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का जो काल था उसे हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद का जो काल स्टार्ट होता है उसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाषाण काल का अंतिम काल था, पाषाण काल का यह अंतिम काल था जिस समय तांबे की खोज हो गया था, तांबे का खोज हो गया था, जिसके कारण से नव पाषाण काल के अंतिम भाग को हम लोग ताम्र पाषाण काल कह दिए। किस काल कह दिए? ताम्र पाषाण काल कह दिए। क्यों? क्योंकि इस समय तांबे का खोज हो चुका था। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग अब स्टडी करते हैं पाषाण काल से। ध्यान देना बाबू लोग, पूरा पाषाण काल कहने का मतलब पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या चीज का खोज हुआ था, क्या चीज का नहीं हुआ था, उसके बारे में मतलब टू द पॉइंट बात पढ़ेंगे बाबू, है ना। हमने आपको पहले ही बताया है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना पूरा पहला दूसरा अच्छा छठा का बच्चा जैसा नहीं पढ़ना, पूरा कहानी नहीं पढ़ना, क्या हमें टू द पॉइंट बातें पढ़नी है। ठीक है, ध्यान देना। तो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या? आग की खोज। क्या आग की खोज हो गया था? तो क्वेश्चन पूछता है बाबू कि पूरा पाषाण काल में किस चीज का खोज हुआ था? तो आग का खोज हुआ था। या फिर क्वेश्चन ये उल्टा करके पूछता है, क्या बताओ आग का खोज किस काल में हुआ था? तो आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, है ना। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था? पूरा पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था? तो खाना बदोश था। कैसा था? खाना बदोश। कहने का मतलब आदि मानव वाला जीवन जीता था, नोमैडिक्स के जैसा, वांडरर के जैसा। जैसे कि आदि मानव या खाना बदोश उसको बोलते हैं। कहने का मतलब एक जगह उसका ठिकाना नहीं रहता था, आज यहाँ रहा है तो कल वहाँ रहा, है ना। जैसे कि नहीं रहता, चाँचू चलता है गाँव देहात में, जैसे कि नट मुसर जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में चाँचू बोलते हैं ना। तो हम लोग जिस तरह से रहता है खाना बदोश जीवन जीता है, कहने का मतलब शिकार करता है, खाता पीता पकाता है और एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूरते रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग खाना बदोश। तो पूरा पाषाण काल के लोग कैसा जीवन जीते थे? तो खाना बदोश जीवन जीता था। कहने का मतलब आदि मानव का जीवन जीता था। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केवल शिकार करना और पेट भरना। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो शिकार करना और पेट को भरना। पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम हॉल में पूछता है बाबू। क्या? तो पूछता है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है, भीमबेटका गुफाएं जो हैं किस काल का है? तो पूरा पाषाण काल का है। भीमबेटका गुफाएं किस काल का है? तो पूरा पाषाण काल का है बाबू लोग, है ना। भीमबेटका गुफा कहाँ पर पड़ता है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर ये भीमबेटका गुफा? मध्य प्रदेश में। और किस जगह पर है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में पड़ता है। ये सबसे प्राचीन चित्रकारी है, मानवों का सबसे प्राचीनतम चित्रकारी है, जिसमें आप देख रहे होगे चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो है तीर धनुष लेकर के क्या कर रहा है? आखेट कर रहा है, शिकार कर रहा है। इससे साफ मालूम चलता है उस समय के जो मानव थे ना, बिल्कुल खाना बदोश था, आदि मानव था, शिकार करना था और पेट भरने वाला काम करता था। और यह चित्र कहां से मिला है हमें? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भाई साहब ने खोज किया था। किसका? भीमबेटका गुफा का खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था 1863 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम अब लोग, आगे बात किया जाए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसमें पूरा पाषाण काल में हमने ये भी देखा था कि उसमें मानवों को जो औजार होते थे ना बाबू लोग, वो पत्थर के हुआ करता है, वो भी बड़ा बड़े पत्थर के हुआ करता था। मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे, इसे हम लोग देखते हैं माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। इसे हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हथियारों का आकार जो है थोड़ा सा छोटा हो गया था। पूरा पाषाण काल में इस तरह से बड़े बड़े हथियार होते थे पत्थर के, लेकिन टूल इवोल्यूशन कर्व के रूप में देखेंगे तो इवोल्यूशन होकर के, कहने का मतलब धीरे धीरे चेंजिंग होकर के मानव का हथियार जो था ना, वो थोड़ा सा छोटा हो गया था और थोड़ा सा तीखा शार्प हो गया था। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी सबसे पहले करसाल भाई साहब दिए थे। कौन दिए थे? तो करसाल भाई साहब ने दिया था 1867 ईस्वी में, है ना। मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया? तो करसाल भाई साहब ने दिया था। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल में मानवों का जो औजार था वो पत्थर का ही था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया था? टूल एवोल्यूशन से कर्व होकर के वो छोटा हो गया था और भी ज्यादा शार्प हो गया था और भी ज्यादा तीखा हो गया था।
मध्यपाषाण को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। मध्यपाषाण को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हथियारों का आकार क्या हो गया था? छोटा हो गया था। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में यह पूछता है कि मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं? क्योंकि हथियारों का आकार छोटा हो गया था, जिस कारण से इसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भी इस काल के बारे में जानते हैं। मध्यपाषाण काल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग टू द पॉइंट बातें पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस समय बाबू लोग मध्यपाषाण में काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हो गया था। मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम कहने का मतलब होता है अंतिम संस्कार। जैसे कि कोई मर जाता है तो हिंदू धर्म से जला दिया जाता है, मुस्लिम धर्म से दफना दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि काल। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम होता है वो शुरू हो गया था, है ना। मध्यपाषाण काल के कुछ और भी पॉइंट है बाबू लोग। तो सराय नहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सराय नहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से कुछ आवास का जो क्षेत्र भी मिला है, यहाँ से कुछ आवास क्षेत्र भी मिले हैं। किसमें? तो मध्यपाषाण काल के हैं ये। कहाँ से मिला है? सराय नहर उत्तर प्रदेश से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? तो सराय नहर उत्तर प्रदेश में आवास क्षेत्र में दफनाने का साक्ष्य मिला है। दफनाने का कहने का मतलब कहाँ से मिला है? सराय नहर उत्तर प्रदेश से। हमने पहले बताया है अंत्येष्टि कार्यक्रम मिला। अंत्येष्टि कार्य करने का मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म से जलाता है, मुस्लिम धर्म क्या करता है? उसे दफनाता है। ठीक है, तो दफनाने का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो सराय नहर उत्तर प्रदेश से मिला था। आवास क्षेत्र में ही, कहने का मतलब जहां पर रहता था ना उसी में दफना दिया जाता था। और कहां से मिला बाबू? तो महदहा नामक एक जगह है, महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ये भी कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ पे जुगल सावधान और हड्डी का आभूषण मिले हैं। यहाँ से युगल सावधान और हड्डी का आभूषण मिले हैं। फिर से मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों को, अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हमें मिलता है किस काल में? तो मध्यपाषाण काल में मिलता है। ठीक है, और आवास क्षेत्र में दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सराय नहर उत्तर प्रदेश में मिलता है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का एक महदहा नामक एक स्थान है जहां से युगल सावधान मिलता है। कहने का मतलब अगर उसका पति मर गया हो तो साथ ही साथ पत्नी को साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। पति के साथ साथ पत्नी को भी साथ दफनाने के साक्ष्य मिला था। कहां से? तो महदहा उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ हड्डी के आभूषण भी मिले, यहाँ से हड्डी के आभूषण भी मिले। कहां से बाबू? तो महदहा उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, और भी आगे बात किया जाए तो पशुपालन का प्रारंभिक शुरुआत भी यहीं से माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभिक शुरुआत कहां से माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल से ही माना जाता है। साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त होता है बाबू लोग? तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, सबसे बड़ा स्थल है। यहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है बाबू? तो दो जगह से। पशुपालन का साक्ष्य दो जगह से। कहां? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और इसमें से भी सबसे बड़ा पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है? तो राजस्थान के बागौर से मिला है। कहां से मिला है? राजस्थान के बागौर से मिला है। बाबू लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल टू द पॉइंट बातें पढ़ेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसको देखना है, लेकिन इसको देखना क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल। किसको देखेंगे? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था बाबू? इसमें मानव लोग है जो अपना अस्थायी आवास बना लिया था। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था नवपाषाण काल का? कि मानव जो है अपना अस्थायी आवास बना लिया था। कहने का मतलब परमानेंट घर बना लिया था। मानवों ने बस्ती बसाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ घर बसाया था, घर बसाने के बाद एक बस्ती बसाना स्टार्ट कर दिया। मतलब टोला मोहल्ला गांव बसाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। भैया गांव मोहल्ला बसा दिया, घर बना लिया, गांव बसा दिया, तो गांव बसाएगा तो भैया एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ से कुछ अपना परिवहन का जुगाड़ करेगा ना। तो परिवहन के रूप में पहिया का आविष्कार किया था, है ना। पहिया का आविष्कार, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका जवाब होगा क्या? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। साथ ही साथ मनका का भी आविष्कार कर दिया। मनका कहने का मतलब घड़ा जिसमें पानी वगैरह हम लोग रखते हैं ना, या फिर पहले जमाने में इसमें अथी भी रखते थे, क्या बोलते हैं उसको, अनाज भी रखते थे, है ना। तो पहिया का आविष्कार और मनका का आविष्कार किस काल में हुआ था बाबू लोग? तो नवपाषाण काल में हुआ था। परिवहन के लिए पहिए और भंडारण के लिए घड़े अर्थात मनका का आविष्कार किया गया था। हमने आपको पहले ही बताया था, परिवहन के लिए पहिया का आविष्कार कर लिया था और भंडारण करने के लिए, कहने का मतलब स्टोर करने के लिए ग्रेन को, अनाज को, बड़ा एक मनका का भी तैयार कर लिया था। और कृषि का भी शुरुआत कर लिया गया था, है ना। कृषि का शुरुआत तो जाहिर से बात होगा किया होगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट घर बना लिया,
लिया, पहिया बना लिया, घड़ा भी बना लिया है अनाज रखने के लिए। तो भैया अनाज रहेगा तो अभी तो रखेगा ना। तो ध्यान देना, कृषि का भी शुरुआत कर लिया गया था। और कृषि का शुरुआत किया गया था कहाँ से बाबू? तो सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच शुरुआत किया गया था कृषि का, है ना। और ये सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़, यहीं से शुरुआत किया गया था। और पहली बार गेहूं और जौ की खेती किया गया था। मानव इतिहास ने सबसे पहली बार किस चीज का खेती किया था? तो गेहूं और जौ का खेती किया था। अब कब किया था? तो आज से 7000 ईसा पूर्व साल पहले किया था। आज से 7000 साल ईसा पूर्व सबसे पहले खेती किया गया था। और किस चीज का? तो गेहूं और जौ का खेती किया गया था। ठीक है, और भी आगे देखते हैं। अगर एग्जाम हॉल में यह भी क्वेश्चन पूछता है बाबू कि बताओ मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू जानवर कौन था? मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू जानवर क्या था? तो मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू जानवर बाबू कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था मानव का पाला गया पहला जानवर। और पहला पालतू मित्र भी था। पहला पालतू मित्र क्या था? कुत्ता था। और पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में गाय दे देवे, है ना, तो गाय मार देना, ऐसा नहीं होगा। मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब कुछ इमेज के साथ साथ देखते चलो, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होता है। कह रहा नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल है, उसको भी देखते चलना बाबू लोग। नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल है, उसको भी देखते चलना। कहता है कि मेहरगढ़, ये अब देख लो मेहरगढ़ पड़ता है, मेहरगढ़ है ना। मेहरगढ़ कहता है कृषि का प्रथम साक्ष्य है। मेहरगढ़ का है कृषि का प्रथम साक्ष्य। हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ है, जो कि सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच पड़ता है। कहाँ? सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच पड़ता है, जहां से गेहूं और जौ का खेती का साक्ष्य मिला था। और ये फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान देना, अगल का लिखता है बुर्जहोम, बुर्जहोम है ना, ये गर्तावास और माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बुर्जहोम से क्या मिलता है? तो गर्तावास है ना, माली के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साथ साथ, कहने का मतलब गड्ढा में दफनाया जाता था। अगर यदि कोई का मालिक मर गया तो उसके साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, एक बाबू आपका जगह है कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहुआ से। कोल्डिहुआ से मिला है बाबू। कोल्डिहुआ कहाँ पड़ता है? तो कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोल्डिहुआ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक और जगह जिसका नाम है लहुरा देव, एक और जगह जिसका नाम है लहुरा देव, यहाँ से भी कृषि का, या कहने का मतलब चावल का नवीनतम साक्ष्य मिला है। और ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के समय को दर्शाता है। लहुरा देव से भी चावल का साक्ष्य मिला और कोल्डिहुआ से भी मिला। कोल्डिहुआ भी उत्तर प्रदेश में और लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में, है ना। लेकिन कोल्डिहुआ से जो चावल का साक्ष्य मिला सबसे प्राचीनतम है बाबू, जो 6000 ईसा पूर्व के समय को दर्शाता है। अब एक नवीनतम प्राचीनतम की बात किया जाए, नवीनतम साक्ष्य की बात किया जाए, तो वह था लहुरा देव। ये भी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। एक है आपका चिरांद, चिरांद है ना। चिरांद, चिरांद से हमें क्या मिला है? तो हिरण के सींग के भारी मात्रा में उपकरण, हिरण के सींग के उपकरण बनाए जाते थे। हिरण के सींग के उपकरण कहने का मतलब किसी भी तरह का आपका मारधार करने वाला, कहने का मतलब हथियार हो या किसी भी तरह का ज्वेलरी हो, है ना, तो हिरण के सींग का बनाया जाता था। और चिरांद कहाँ पड़ता है? तो चिरांद पड़ता है बाबू बिहार में। चिरांद कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, एक है आपका संगनकलू, एक है आपका संगनकलू। संगनकलू से हमें राख के टिल्ले मिले हैं। संगनकलू से क्या मिले? हमें राख के टिल्ले मिले हैं बाबू लोग। ठीक है, राख के टिल्ले मिले कहाँ से? संगनकलू से। और संगनकलू आपका कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है। संगनकलू कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। चलिए एक बार पुनः मैं बताता चलता हूँ। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ पड़ता है आपका पाकिस्तान में। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? बुर्जहोम पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। और कोल्डिहुआ कहाँ पड़ता है? तो कोल्डिहुआ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश में। चिरांद आपका पड़ता है बिहार में। और संगनकलू पड़ता है आपका कर्नाटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बाबू लोग। अब देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल को देख लेते हैं, है ना। ताम्रपाषाण काल को देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल का ही भाग है। ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल का ही भाग है। लेकिन ताम्रपाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय तांबे का खोज हो गया था। अगर बात किया जाए, मानव की सबसे प्राचीनतम खोपड़ी मध्य प्रदेश के हथनोरा से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, मानव के सबसे प्राचीनतम खोपड़ी कहाँ से मिला है? मानव का सबसे प्राचीनतम खोपड़ी कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश के हथनोरा से मिला है। मध्य प्रदेश के हथनोरा एक पार्ट है, मध्य प्रदेश में एक हथनोरा एक जगह है, वहीं से मानव का सबसे पुराना खोपड़ी मिला है। ठीक है,
पाषाण काल का अंतिम चरण है बाबू कौन? तो ताम्र पाषाण काल। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु का नाम पूछेगा तो है आपका तांबा। मानव द्वारा खोजा गया पहली धातु का नाम क्या है? तो है आपका तांबा। ठीक है, और आगे इसके बारे में देखते हैं तो कहता है ग्रामीण समुदाय। मानव जो ऐसे ग्रामीण समुदाय बनाकर रहता था, कहने का मतलब झुंड में रहना स्टार्ट कर दिया था। झुंड में रहना कब स्टार्ट कर दिया था? ग्रामीण समुदाय में कब रहना स्टार्ट किया था मानव? ताम्र पाषाण काल में लोग जो है ग्रामीण समुदाय में रहना स्टार्ट कर दिए थे। यहीं से औद्योगिकरण शुरुआत हुआ था। यहीं से औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ था, जो कि सिंधु सभ्यता में विकसित हो गया था, है ना। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ताम्र पाषाण काल से हो गया था, क्योंकि तांबे का खोज हो गया था। कहने का मतलब एक धातु का खोज हो गया था, जिसके कारण से औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे औद्योगिकरण से जो ग्रामीण समुदाय था धीरे धीरे एक नगर के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता के रूप में जानते हैं। हम लोग अगले वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल के बारे में और भी जानकारी को हम लोग देखते हैं कि प्रमुख संस्कृतियां विकसित हुआ था। ताम्र पाषाण काल में तरह तरह की संस्कृतियां विकसित हुआ था। क्या देखते हैं संस्कृति बाबू लोग? तो पहला संस्कृति का हम लोग देखते हैं क्या? तो आहार संस्कृति, वो ताम्रवती में हुआ था। आहार संस्कृति का प्रभाव कहाँ हुआ था? तो ताम्रवती में, है ना। मालवा से सर्वोत्तम मृदभाण मिला था। मालवा से सर्वोत्तम मृदभाण मिला था। सर्वोत्तम मृदभाण कहाँ से मिला था? तो मालवा से मिला था। और जोरवे संस्कृति की अगर बात किया जाए तो जोरवे संस्कृति हमें मिलता है महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति कहाँ से देखने को मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है बाबू। और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा गाँव है इनाम गांव। जोरवे संस्कृति सबसे बड़ा गांव का नाम क्या है? इनाम गांव। और इनाम गांव पड़ता है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पड़ता है बाबू लोग? तो इनाम गांव आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। और जोरवे संस्कृति का एक अद्भुत ही प्रचलन था। जोरवे संस्कृति का एक अद्भुत ही प्रचलन था। क्या प्रचलन था बाबू? अगर कोई बच्चा मर जाता था ना, अगर बच्चा कोई मर जाता था तो छोटे छोटे मन के का मतलब छोटे छोटे घड़े का एक माला पहना दिया जाता था। और माला के पहनाने के बाद उसे दफन किया जाता था, है ना। माला किसका बनता था? ये जो तांबा का खोज हो गया था ना, तांबा का छोटे छोटे माला बनाता था। तांबा का छोटे छोटे घड़ा बना देता और घड़ा को माला के रूप में बना करके उस बच्चे को गले में पहना दिया जाता था। उसके बाद ही दफनाया जाता था, जो कि जोरवे संस्कृति में ऐसा होता था। जोरवे संस्कृति में। और जोरवे संस्कृति कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में प्रचलित था। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। महाराष्ट्र में प्रचलित था। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा गांव का नाम था इनाम गांव। आगे देखते हैं बाबू लोग। अब हम लोग तो इतिहास के जो कुछ चीज का अगर खोज हुआ था, है ना, उसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज का खोज हुआ था इतिहास में बाबू? तो सबसे पहले खोज हुआ था आग का। सबसे पहले किस चीज का खोज हुआ था? आग का खोज हुआ था। और वो कब, किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। एक ही नजर में इसको समझते चलेंगे। सबसे पहले किस चीज का खोज हुआ था? आग का खोज हुआ था। किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। दूसरे के बारे में अगर देखा जाए तो दूसरे बारे में हम लोग देखते हैं प्रथम पशु के रूप में किसको देखते हैं? तो प्रथम पशु के रूप में हम लोग कुत्ता को देखते हैं। प्रथम पशु के रूप में किसको देखते हैं? कुत्ता को देखते हैं। कुत्ता को पालने का स्टार्ट किया था मानव लोग। और किसको कब पालना स्टार्ट किया था? नौ पाषाण काल में स्टार्ट किया था। नौ पाषाण काल में स्टार्ट किया था। प्रथम फसल के रूप में अगर बात किया जाए तो प्रथम फसल के रूप में था गेहूं और जौ। प्रथम फसल कौन था? गेहूं और जौ था। और कहां पर? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच पड़ता है। ठीक है, अगर प्रथम धातु की बात किया जाए तो प्रथम धातु के रूप में खोज किया था किसका? तांबा का खोज किया था। किसका खोज किया था? तांबा का खोज किया था। इसलिए नौ पाषाण काल का नाम अब ताम्र पाषाण काल पड़ गया था। अब प्रथम औजार की बात किया जाए तो प्रथम औजार क्या चीज था? मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या चीज था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अक्सर पूछता है बाबू। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो आपका कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था। और किस चीज का कुल्हाड़ी? तांबा का नहीं। सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था तो वो पत्थर का ही बनाया था। कुल्हाड़ी भी बनाया था तो पत्थर का बनाया था। और उसके बाद जब तांबे का खोज हो गया था तो उसके भी कुल्हाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ही औद्योगिकरण शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं बाबू लोग। पाषाण काल एक तुलनात्मक अध्ययन है। पाषाण काल का एक तुलनात्मक अध्ययन को देख लेते हैं। तीनों को एक साथ, पाषाण काल कहने का मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल को तीनों को एक साथ देख लेते हैं, है ना। अभी हमने 1 by 1 करके देखा है। ठीक है, वो तो याद होगा ही। अब तीनों को एक साथ देख लो ना तो और भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आवास, है ना, अगर बात किया जाए आधार के रूप में, है ना, ये पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, ये नौ पाषाण काल। अगर आवास के बारे में बात किया जाए तो आवास जो है से पुरान पाषाण काल में लोग जो है गुफा बनाकर रहता था या फिर खाना बदोश जीवन जीता था। पूरा पाषाण काल में लोगों का आवास कैसा था? या तो गुफा या फिर खाना बदोश।
लेकिन यही मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल में लोग जो अस्थायी शिविर बनाकर रहता, टेंट बनाकर रहता था, है ना। यहाँ टेंट बनाकर आज रहा, 2 दिन 3 दिन रहा, फिर 2 दिन 3 दिन कहीं और रहा। कहने का मतलब जहाँ शिकार मिलता था 2 दिन 3 दिन टेंट बनाकर रहता था, उसे बोलते अस्थायी। कहने का मतलब टेम्पोररी शिविर बनाकर रहता था, ठीक है। जबकि नव पाषाण काल की बात किया जाए तो अस्थाई बस्तियां बना दिया था, है ना, गर्तावास बना दिया था। कहने का मतलब अगर यदि कोई मरता था तो उसको वहीं पर जाकर दफनाने का भी काम करता था, है ना। तो ये आवास का मुख्य भाग था किसका, तो पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का और नव पाषाण काल का। अगर बात किया जाए भोजन के बारे में तो पूरा पाषाण में काल में लोग सिर्फ और सिर्फ केवल शिकार करके जीवन यापन करते थे। पूरा पाषाण काल में भोजन करते थे कैसे, तो शिकार करके। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो भोजन के रूप में लोग शिकार भी करता था और पशुपालन की भी शुरुआत कर दिया था, है ना। मध्य पाषाण काल में भोजन के लिए क्या उनका मुख्य उद्देश्य था, तो शिकार भी करता था और पशुपालन भी कर दिया था किसका, मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में बात किया जाए तो सुव्यवस्थित रूप से कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब ढंग से कृषि करना स्टार्ट कर दिया था अच्छी तरह से। अगर औजार की बात किया जाए, किसका, औजार की बात किया जाए ना बाबू लोग, पूरा पाषाण काल में तो बड़े और भद्दे पत्थर का औजार हुआ करता था। पूरा पाषाण काल में लोगों का औजार बड़ा और भद्दा पत्थर का हुआ करता था, जबकि मध्य पाषाण काल में लोगों का औजार कैसा हुआ करता था, माइक्रोलिथ हुआ करता था। कहने का मतलब छोटे छोटे पत्थरों का हुआ करता था। बड़ा पत्थर सब कैसा हो गया था, छोटे पत्थरों का हो गया था हथियार। और जबकि नव पाषाण काल की बात किया जाए तो पॉलिशदार उपकरण था। कहने का मतलब जो भी पत्थर के हथियार हो या फिर अधिक हो गया था खोज, करने का मतलब धातु की खोज हो गया था, धातु का जो भी औजार रहता था उसमें पॉलिश किया हुआ रहता। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प हुआ करता था, चिकना हुआ करता था, तेज हुआ करता था। अगर प्रमुख खोज की बात किया जाए किस चीज का, तो पूरा पाषाण काल का प्रमुख खोज तो प्रमुख खोज के रूप में था आग। मध्य पाषाण का प्रमुख खोज की बात किया जाएगा अंत्येष्टि करने का मतलब अंतिम संस्कार। और नव पाषाण काल का प्रमुख खोज की बात किया जाएगा तो पहिया और कृषि, पहिया और कृषि था। और आगे देखते हैं। और ये इस वीडियो का अंतिम पेज, जब आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ लो। और ये है क्या, पुरातात्विक साक्ष्यों को एक दृष्टि में देख लेते हैं। जो ही पुरातात्विक साक्ष्य था, आर्कियोलॉजिकल जो आपका जो साक्ष्य मिला है उसको भी एक ही नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले पेज में बताया था, एक ही पेज में देखा हमने पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को। अब एक ही नज़र में हम लोग देख लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य को भी। कला और चित्रकारी की बात किया जाए, कला और चित्रकारी की बात किया जाए तो हमें कहाँ मिला था बाबू, तो भीमबेटका गुफा मिला था। कहाँ पर, एमपी में। भीमबेटका गुफा कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। यहीं से हमें मिला था चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कहाँ पर, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश से मिला था। और अगर बात किया जाए अस्थि के उपकरण कहाँ से मिले थे, अस्थि के औजार कहाँ से मिले थे, तो चिरांद से मिला था। चिरांद कहाँ पर था बाबू, तो चिरांद आपका कहाँ पर है, तो हमारा बिहार में है। चिरांद कहाँ है, हमारा बिहार में है, जहाँ पर हिरण के सिंह के भारी मात्रा में उपकरण मिले हैं। हिरण के सिंह के भारी मात्रा में मिला है, कहाँ से, तो बिहार में से मिला है। इस जगह का नाम क्या था, चिरांद था। और आगे बात किया जाए कंकाल और सावधान, कंकाल और सावधान कहाँ से मिला है, तो दमदमा। एक ही कब्र में 3-3 कंकाल मिला, दमदमा जगह है वहां से मिला है। एक ही कब्र में 3-3 कंकाल मिला था। महदहा से भी मिला है, महदहा से जुगल सावधान मिला है। महदहा से जुगल सावधान करने का मतलब बाबू लोग ध्यान देना, एक कब्र में 3 कंकाल करने का मतलब एक जुगल सावधान। जैसे आप देखो महदहा कहने मतलब पति मर गया तो साथ ही साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था, पति मर गया तो पत्नी को भी दफना दिया जाता था। और एक कब्र में 3-3 कंकाल करने का मतलब अगर यदि मालिक मर गया तो उसके पत्नी को, साथ ही साथ कुत्ता वगैरह है तो उसको भी दफना दिया गया। 3-3 कंकाल मिला था। बुर्ज होम जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में आपका है, नहीं सॉरी, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से अगर मानव मर गया तो उसका जो पालतू जानवर कुत्ता होता था उसको भी साथ ही साथ दफना दिया जाता था। अगर मानव मर गया, उसका मालिक मर गया, उसके पालतू जानवर कुत्ता हुआ करता था, कुत्ता भी को भी क्या किया जाता था, साथ ही साथ दफना दिया जाता था। संगनकल्लू, संगनकल्लू कहाँ पर है बाबू, तो ये कर्नाटका में है। संगनकल्लू कर्नाटका में, यहाँ से राख के टिल्ले प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू से राख के टिल्ले प्राप्त हुए हैं। और गुफकराल, गुफकराल से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गुफकराल से मिला है, ठीक है। कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला आपको, गुफकराल से मिला है। तो ध्यान देना बाबू लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।